नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 11वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन की, घर्षण की। घर्षण भी एक प्रकार का बल होता है जो गति के विपरीत दिशा में काम करता है। हम देखा है हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में कि जब गेंद को हम किसी फर्श पर फेंकते हैं तो वो लुढ़कती हुई चली जाती है और कुछ देर बाद जाके फिर रुक जाती है। इसी प्रकार जब हम साइकिल को चलाते हैं और साइकिल को चलाते चलाते पैडल मारना बंद कर दें तो कुछ देर बाद साइकिल रुक जाती है। परंतु हमने जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम पढ़ा हुआ है उसके अनुसार ये कहा गया है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गति करती रहेगी और स्थिर है तो स्थिर रहेगी। अब गति कर रही है और उसी दिशा में आगे चलते भी रहना चाहिए, परंतु क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि उस वस्तु पर गति के विपरीत दिशा में कोई ना कोई बल अवश्य लग रहा है जो उसको रोक रहा है। एक मंदक बल जिसे हम कहते हैं, रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार गति के विपरीत दिशा में या गति के विरोध में जो बल काम करता है उसी बल को ही हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण बल कहते हैं। क्योंकि जब गेंद जमीन पर लुढ़कती है, फर्श पर लुढ़कती है, तो गेंद और जमीन के संपर्क तलों के बीच में एक बल काम करेगा जो उसकी गति को अवरुद्ध करेगा, रोकेगा। इसी प्रकार कार की बात कीजिए तो कार के पहिए और ज़मीन के बीच में कोई ना कोई बल काम कर रहा होगा जो उसकी गति के विपरीत दिशा में काम कर रहा है और उसको रोक देगा। तो वास्तव में गति विरोधी जो बल है वही घर्षण बल कहलाता है। इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या फिसलती है या चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य में एक बल काम करता है जो उनके बीच होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है। इसी गति विरोधी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के संबंध में हमने कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखना पड़ेंगे कि घर्षण बल सिर्फ दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य काम करता है कि जहां दोनों वस्तुएं एक दूसरे संपर्क करेंगी वहां घर्षण बल काम करेगा। घर्षण एक गति विरोधी बल है, अर्थात ये हमेशा गति के विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। घर्षण बल जो है वो संपर्क तल के समांतर काम करता है, अर्थात वस्तु और जो तल है जिनके बीच में जो संपर्क हो रहा है तो उस तल जो ऐसा होगा उसी तल के समांतर घर्षण बल काम करेगा और विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में। दो वस्तुओं के मध्य सापेक्षिक गति होने पर घर्षण बल काम करेगा। घर्षण बल की प्रवृत्ति जो होती है वो तलों या गतिमान वस्तुओं के मध्य सापेक्ष गति को नष्ट करने की होती है और घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। अब हम देखते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, या आप इस डायग्राम को आप देखें, एक स्थैतिक घर्षण, एक गतिक घर्षण। अब गतिक घर्षण के भी दो प्रकार होते हैं, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण, स्लाइडिंग और रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लोटनिक, रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु रोल करती है, लुढ़कती है तो उसे लोटनिक कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सर्पी घर्षण जब कोई वस्तु खिसकती है एक तो उसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं। स्टैटिक घर्षण की ही एक स्थिति बनती है जिसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं, जो कि स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण के ठीक बीच की स्थिति होती है। अर्थात एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर जिसके बाद वस्तु चलना प्रारंभ कर देती है वो कहलाती है सीमांत घर्षण। अब हम देखते हैं कि एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के ऊपर हम चलाने का प्रयास करते हैं तो हम बल लगाते हैं और बल लगाने पर भी यदि वस्तु स्थिर ही रहती है तो उनके संपर्क तलों के बीच जो बल काम करेगा या जो घर्षण होगा वो घर्षण स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। अर्थात हम फोर्स लगा रहे हैं
एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर चलाने के लिए और वस्तु अपने स्थान पर स्थिर ही रहे। जैसे हम ये कहें कि कोई बड़ा सी चट्टान है या बड़ा सा बॉक्स है जिसको हम खिसकाने का प्रयास करें, पर वो खिसके ही नहीं, अपने स्थान से खिसके ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़े, तो उनके बीच बॉक्स और ज़मीन के बीच में जो बल, घर्षण बल काम होगा वो स्टैटिक कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और इसके विपरीत जब हम ये बात करें कि हम एक वस्तु को बल लगाएं, आगे बढ़ाने का प्रयास करें और वो वस्तु आगे चले, तो ऐसा नहीं है कि वस्तु जब आगे खिसकेगी तो उनके संपर्क तलों कुछ बल काम नहीं करेगा, अवश्य काम करेगा। जब वस्तु आगे खिसक भी रही है तब भी उनके संपर्क तलों के बीच में एक बल काम करेगा, वो भी घर्षण बल होगा, लेकिन अब उसे हम यहाँ पर गतिक घर्षण कहेंगे, क्योंकि अब वस्तु दूसरी वस्तु पर या समतल पर खिसक रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं सर, इसे हम गतिक घर्षण के नाम देते हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रखी होती है और उसे हम चलाने पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो उनके संपर्क तलों के बीच कोई घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि एक वस्तु रखी हुई है किसी तल पर और हम उसको चलाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई बाह्य बल नहीं आरोपित कर रहे हैं, तो इस स्थिति में उनके तलों के बीच में कोई घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। और जैसे ही हमने बल लगाना शुरू किया तो घर्षण बल लगना भी प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे हम घर्षण बल बढ़ाते जाएंगे, जैसे हम बाह्य बल का मान बढ़ाते जाएंगे, घर्षण बल का मान भी बढ़ने आ जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जबकि पहली वस्तु जो है दूसरी वस्तु पर ठीक चलने के लिए तैयार हो जाती है या ठीक खिसकने के लिए या फिसलने के लिए तैयार हो जाती है, उस स्थिति को क्या हम कहते हैं, सीमांत संतुलन की स्थिति। अर्थात सीमांत संतुलन की स्थिति वो स्थिति है जिस स्थिति में वस्तु रुकी तो है परंतु अब चलने के लिए तैयार है, उसके ठीक बाद वो चलना प्रारंभ कर देगी। सीमांत संतुलन की स्थिति में जब संपर्क तलों के बीच जो बल काम करेगा, घर्षण बल काम करेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण मैक्सिमम होता है क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन पीक पॉइंट है। और सीमांत संतुलन की स्थिति में वस्तु पर लगने वाले बल के मान में यदि हम थोड़ी सी वृद्धि कर दें, यदि हम वस्तु सीमांत संतुलन में है और यदि हम उस पर थोड़ा सा ही बल लगा दें तो वस्तु चलना प्रारंभ कर देगी। परंतु संपर्क तलों के बीच काम करने वाला जो घर्षण बल है वो कम हो जाता है, उसके पश्चात उसका जो मोशन है वो जारी रहेगी और घर्षण बल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। यदि हम बाह्य बल और बढ़ा दें तो तब भी घर्षण बल का मान बढ़ेगा नहीं। अर्थात उसके पश्चात घर्षण बल का मान नियत बना रहता है। आप इस डायग्राम को देखें, जब वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में रखी है तो उस पर कौन कौन से बल काम करेंगे। आप नंबर देख रहे हैं, सबसे पहले एक वस्तु है जो आयताकार ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, वो एक वस्तु है और बी एक तल है। जब एक वस्तु को हम बी पर आगे चलाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले इस स्थिति में हम एक बल F लगा रहे हैं। अब जब हम बल F लगाएंगे तो इसी बल के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल स्मॉल fs जो आपको दिख रहा है, स्मॉल fs, ये काम करेगा। ये समतल के समांतर भी है और कैपिटल F के अपोजिट भी है। तो सीमांत संतुलन की स्थिति जब वस्तु होगी तो निम्नलिखित बल काम करते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे इनका भी उपयोग होता है। सबसे पहले वस्तु का भार जो W होगा वो नीचे की ओर काम करेगा। न्यूटन गति के नियमानुसार जो अभिलंब प्रतिक्रिया R जो है वो वर्टिकल अपवर्ड ऊपर की ओर काम करेगी, W हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे की ओर काम करेगा, R अभिलंब प्रतिक्रिया ठीक विपरीत दिशा में काम करेगी, समतल के विपरीत ऊपर की ओर। और बाह्य बल जो F है वो राइट हैंड साइड है, दाईं ओर है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बाईं ओर सीमांत घर्षण F, लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs, जिसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, वो बाईं ओर काम करेगा। परंतु जब हम सीमांत संतुलन की बात करेंगे उस स्थिति में W और R मतलब भार
और अभिलंब प्रतिक्रिया परपेंडिकुलर रिएक्शन जो इक्वल होगी, और फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम गतिक घर्षण की बात करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे कि जब दो संपर्क तलों के मध्य में आपेक्षिक गति उत्पन्न होती है तो उत्पन्न होने के पश्चात जो कार्य करने वाला घर्षण है वो गतिक घर्षण। या हम ये कह सकते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है तो उनके संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल काम करेगा उसे हम गतिक घर्षण कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये दो प्रकार के हमने होते हैं, पहले ही पढ़ा हमने, स्लाइडिंग फ्रिक्शन सर्पी घर्षण, और दूसरा लोटनिक घर्षण, इसे हम बेलन घर्षण भी कहते हैं, जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या कहेंगे? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर स्लाइड होती है, फिसलती है, तो उनके संपर्क तलों के बीच में काम करने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। जैसे हम एक मेज पर पुस्तक को रखें और फिर पुस्तक को हम धीरे धीरे खिसकाना शुरू कर दें, तो दोनों के संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल काम करेगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। सेकेंड, रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर रोल होती है, लुढ़कती है, तो उनके तलों के बीच में जो घर्षण बल काम करेगा उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे एक गेंद फर्श पर लुढ़कती है तो गेंद और फर्श के संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। इस पर जब कोई वाहन भी चल रहा है सड़क पर, तब उसके पहिए और सड़क के बीच में भी जो घर्षण बल होगा वो लोटनिक फ्रिक्शन भी ही होगा। इसे हम बेलन घर्षण भी कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है आपको कि लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में हमेशा कम होगा। सर्पी घर्षण का मान लोटनिक से ज़्यादा होगा और स्टैटिक घर्षण का मान इन दोनों से ज़्यादा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लोटनिक घर्षण से और सर्पी घर्षण से ज़्यादा होगा, लेकिन सर्पी घर्षण जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो लोटनिक या रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बॉल बेयरिंग जो होती है और रोलर बेयरिंग जो होती है, स्केटिंग करते हैं, उनमें उनके द्वारा हम स्केटिंग जो पहिए होते हैं उनके द्वारा हम जो रोलिंग अपना जो सर्पी घर्षण है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, वो लोटनिक या रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। आइए हम इनमें दोनों में अंतर भी देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन जो दोनों हमें डेफिनेशंस में पढ़ी हुई है वही दोनों में अंतर में आ जाएगा। यहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु में फिसलेगी तो उनके संपर्क तलों के बीच घर्षण बल को हम स्लाइडिंग कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं, और जब लुढ़केगी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर तब उसे हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है तो लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है। इसमें एक और होता है कि सर्पी घर्षण में फिसलने वाली वस्तु का सदैव एक ही भाग दूसरी वस्तु के संपर्क में होता है, जबकि लोटनिक फ्रिक्शन में जो लुढ़कने वाली वस्तु के अलग अलग भाग दूसरी वस्तु के संपर्क में आते रहते हैं, क्योंकि वो वस्तु जब लुढ़केगी तो उसके अलग अलग भाग संपर्क में आएंगे। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के नियम क्या है? जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रायोगिक परीक्षण हैं, उनके आधार पर घर्षण के निम्नलिखित नियम बनाए गए। नंबर 1 जो है, घर्षण बल की दिशा सदैव उस दिशा के विपरीत होती है, डायरेक्शन के अपोजिट होती है जिस डायरेक्शन में वस्तु मूव कर रही है, वस्तु गति कर रही है। दूसरा, घर्षण बल की जो डायरेक्शन होगी वो वस्तु के संपर्क तल जो हैं, जहाँ वस्तु कांटेक्ट कर रही हैं दोनों वस्तुएं, उनके पैरेलल होंगी और टेंजेंशियल होंगी, स्पर्श रेखी दिशा में होंगी और समांतर होंगी। सीमांत घर्षण बल जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उसका मान अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब Fs प्रोपोर्शनल R। सीमांत घर्षण का मान जो है वो तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो तलों की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है कि तल की प्रकृति निर्भर मतलब खुरदरा तल है कि चिकना तल है, इस पर स्मूथ है, किस प्रकार है।
और सीमांत घर्षण का मान संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये ध्यान देना है, जो सीमांत घर्षण जो है वो संपर्क तलों की क्षेत्रफल कितना है या उसकी आकृति कैसी है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए आगे हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस। फ्रिक्शन के साथ साथ उनके गुणांकों की भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम घर्षण गुणांक दो प्रकार के होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है टू टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जिस प्रकार से घर्षण होते हैं उसी प्रकार से गुणांक हो जाते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्थैतिक घर्षण गुणांक हो गया, और काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब सबसे पहले हम स्थैतिक घर्षण गुणांक की बात करें कि दो संपर्क तल हैं तो उनके बीच में जो सीमांत घर्षण बल Fs होता है वो Fs अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुपाती होता है, अर्थात Fs प्रोपोर्शनल R। जब Fs प्रोपोर्शनल R है, सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या करें, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे म्यू एस। स्टैटिक ध्यान रखें आप, यहाँ पे स्टैटिक के लिए S का यूज़ करेंगे और काइनेटिक के लिए हम K का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर म्यू एस एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसे ही हम स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। यहाँ से म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक की परिभाषा क्या होगी कि सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को हम स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इसका मान सदैव संपर्क तलों की प्रकृति पर एवं संपर्क तलों के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। घर्षण गुणांक जो है उसको ध्यान दें कि ये संपर्क तलों की प्रकृति कैसी है और पदार्थ कैसा है संपर्क तलों का, उस पर निर्भर करता है। गतिक घर्षण गुणांक की बात करें हम, तो जहाँ पर म्यू एस एफ एस था वहाँ एफ के हो जाएगा और म्यू एस के स्थान पर म्यू के हो जाएगा कि एफ के प्रोपोर्शनल आर या एफ के इक्वल टू म्यू के आर। म्यू के नियतांक है, इसे हम गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू के इक्वल टू एफ के अपॉन आर, तो जब हम इसका डेफिनेशन देंगे तो गतिक घर्षण गुणांक गतिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो घर्षण गुणांक है वो सीमांत घर्षण, या अपन ये कहें घर्षण गुणांक जो होगा वो गतिक घर्षण बल या स्थैतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर ही होगा। घर्षण गुणांक जो है दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है और इसकी कोई विमा भी नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान देना है कि गतिक घर्षण चूँकि सीमांत घर्षण से या स्टैटिक सीमांत घर्षण से छोटा होता है, इसलिए म्यू के हमेशा म्यू एस से छोटा होगा। गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होगा। अब हम आगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण क्या है, और इसके लिए हमें सिद्ध करना है कि घर्षण कोण की स्पर्शिया का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ये प्रश्न बनता है, घर्षण कोण को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण की स्पर्शिया मतलब टेंजेंट का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। चलिए हम इसको डिराइव करके देखें, फिर डिफाइन करें हम कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। हमने पढ़ा है सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया पढ़ ली हमने, तो आप इस डायग्राम को पहले आप देख लें। आप एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक देख रहे हैं, आयताकार वस्तु देख रहे हैं जो इस तल पर रखी हुई है। जब रखी होगी तो इस स्थिति में इस पर इसका भार जो है W इक्वल टू mg नीचे की ओर काम कर रहा है और इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया R जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड ऊपर की ओर काम कर रही है, और F कैपिटल F ये बल लग रहा है इसको खिसकाने के लिए, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में Fs स्मॉल fs सीमांत घर्षण है जो बाएं तरफ काम कर रहा है OA डायरेक्शन में। OB डायरेक्शन में अभिलंब प्रतिक्रिया R है, और जब हम OA और OB अर्थात Fs और R का परिणामी निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट OC डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। तो जब घर्षण गुणांक की परिभाषा होगी तो वो क्या होगा कि सीमांत घर्षण बल और R का रिजल्टेंट
सीमांत घर्षण और आर का रिजल्टेंट या परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाएगा लैम्डा, उसे ही हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण। परिभाषा आप देख लें अच्छी तरह से कि सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे ही हम घर्षण कोण कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप डायग्राम यदि समझ जाएंगे तो परिभाषा अपने आप बना लेंगे। अब हम डिराइव करते हैं कि घर्षण गुणांक की स्पर्शा म्यू एस के बराबर होती है। चलिए मान लें हम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो क्षैतिज तल में सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा गया है। आपको ध्यान रखें सीमांत संतुलन लेना पड़ेगा हर बार। इस स्थिति में इस पर निम्नलिखित बल काम करते हैं। नंबर पहला, ब्लॉक का भार, एक गुटके का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर mg। दूसरा, अभिलंब प्रतिक्रिया r ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, बाह्य बल F दाईं ओर और सीमांत घर्षण बल Fs बाईं ओर। हम Fs और R का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम एक समान त्रिभुज बनाते हैं OACB। इसमें OC जो है Fs और R के परिणाम को प्रदर्शित करेगा और OC और R या OB के बीच जो कोण बनेगा वही घर्षण बल होगा, घर्षण कोण होगा। इस पर घर्षण कोण एंगल BOC इज इक्वल टू लैम्डा। हम रिलेशन निकालें दोनों में तो आप देख रहे हैं इसमें कि लैम्डा, समकोण त्रिभुज OBC ले लें। समकोण त्रिभुज OBC में tan लैम्डा इक्वल टू, हम tan निकालें तो tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन OB, लंब बटे आधार। और चूंकि BC OA के समांतर है तो जो मान BC का होगा वही OA का होगा। तो BC इक्वल टू OA और OA जो है वो Fs, बाईं तरफ हमने देखा है कि बाईं तरफ सीमांत घर्षण बल काम कर रहा है वो Fs है, वो OA हो गया। और OB जो है वो अभिलंब प्रतिक्रिया R को प्रदर्शित करता है। तो tan लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा Fs अपॉन R या म्यू एस इक्वल टू Fs अपॉन R। तो इस प्रकार हम म्यू एस इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा tan लैम्डा, चूँकि tan लैम्डा इक्वल टू हमने Fs अपॉन R प्राप्त किया है और म्यू एस इक्वल टू होता है Fs अपॉन R। तो म्यू एस बराबर tan लैम्डा। तो हम कह सकते हैं घर्षण कोण की स्पर्शा का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। और इस स्थिति में ये हम व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो स्मूथ सरफेस होता है, चिकना तल होता है, उसके लिए घर्षण कोण का मान 0 होता है। हम एक और क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, एंगल ऑफ रिपोज या विराम कोण। सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। ये थोड़ा डायग्राम चेंज हो गया है। OB एक तल है और इस तल के सापेक्ष थीटा कोण बनाते हुए एक झुका हुआ तल OA है। जिस प्रकार फिसल पट्टी होती है उसी प्रकार ये OA एक झुका हुआ इंक्लाइंड प्लेन है, तल है। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि वस्तु जो आयताकार वस्तु है उस आयताकार वस्तु में भी उसी प्रकार बल काम करेंगे। तो सबसे पहले या हम यहाँ पर ये बात कर लें यहाँ पर कि जो क्षैतिज तल OB है, इस क्षैतिज तल OB के साथ एक OA जो झुका हुआ तल है जो कोण बनाता है। और OA किस स्थिति में होगा, OA वो स्थिति होगी जबकि फिसलने वाली वस्तु सीमांत संतुलन में हो। तो जब कोई वस्तु किसी नत समतल या इंक्लाइंड प्लेन पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है तो जो इंक्लाइंड प्लेन जो है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विराम कोण। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब आप इसको आगे बढ़ें, हम इसको भी हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे विराम कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं और घर्षण कोण को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार वहाँ पे आया था tan लैम्डा इक्वल टू म्यू एस, यहाँ पर भी आएगा tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। तो प्रश्न वही हो जाता है कि विराम कोण क्या है, सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्शा घर्षण गुणांक के बराबर होती है। तो हम मान लीजिए कि OA एक इंक्लाइंड प्लेन है, नत समतल है, इस पर m द्रव्यमान की एक वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में रखी गई है और एंगल AOB को हम यहाँ एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे।
और इस स्थिति में जो एंगल ऑफ रिपोज विराम कोण है हुआ वो एंगल ए ओ इक्वल टू थीटा हो गया। अब जब सीमांत संतुलन की स्थिति में है तो वस्तु पर निम्नलिखित 4 बल काम करेंगे। फिर से सबसे पहला बल mg वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, दूसरा बल अभिलंब प्रतिक्रिया तल के लंबवत ऊपर की ओर, एक बल Fs जो सीमांत घर्षण बल है OA दिशा में, चूंकि वस्तु फिसलने के लिए तैयार है पर फिसल नहीं रही है तो ये जो Fs होगा वस्तु को बैलेंस किए हुए। अब हम इस mg को हम उसके दो समकोणिक घटकों में विभाजित करते हैं। एक घटक होगा यहाँ पे mg cos थीटा और दूसरा होगा mg sin थीटा। mg cos थीटा ठीक r के अपोजिट और mg sin थीटा जो होगा वो fs के ठीक अपोजिट। तो हम ये देख लेंगे वस्तु का भार उधर नीचे की ओर, r OA के लंबवत ऊपर की ओर, सीमांत घर्षण fs तल के समांतर ऊपर की ओर। mg को हमने दो घटकों में विभाजित किया, उसके परपेंडिकुलर घटकों में mg cos थीटा r के अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में और mg sin थीटा fs की विपरीत डायरेक्शन में। जब वस्तु संतुलन की स्थिति में होगी तो r mg cos थीटा को बैलेंस करेगा और fs mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 मान लेंगे। हम इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें tan चाहिए इसलिए sin थीटा वाले को ऊपर रखें हम। तो mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा, mg से mg कैंसिल हो जाएगा तो fs अपॉन r मिल जाएगा या tan थीटा इक्वल टू fs अपॉन r। और हम जानते हैं कि घर्षण गुणांक μs जो है वो fs अपॉन r के बराबर है, इसलिए μs इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। तो हम पुनः कह सकते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान विराम कोण की स्पर्शिया के बराबर होता है। अब हम घर्षण गुणांक और विराम कोण में भी संबंध देख लेते हैं। चूंकि μs बराबर tan थीटा है और μs बराबर tan लैम्डा भी है। जब घर्षण गुणांक है लैम्डा है तो μs बराबर tan लैम्डा है। जब विराम कोण है तो μs बराबर tan थीटा है। तो 1 और 2 से इक्वेशन 1 2 का हम इक्वल कर दें तो tan थीटा इक्वल टू tan लैम्डा हो जाएगा या लैम्डा इक्वल टू थीटा। तो हम ये कह सकते हैं घर्षण कोण और विराम कोण बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। हम ये भी देख लेंगे घर्षण से कुछ लाभ है क्या या कुछ हानि भी है। लगता है हमें ये कि घर्षण नुकसानदायक है पर घर्षण से हमें लाभ भी होते हैं। यदि हम घर्षण नहीं होता तो हम स्वयं जमीन पर चलने में समर्थ नहीं होते। हम जो खाना खाते हैं भोजन को चबा नहीं पाते। तो हम लाभ देख लें सबसे पहले कि जमीन पर चलने के लिए हमें घर्षण बल ही सहायक होता है। घर्षण पेड़ पर चढ़ने में हमारी मदद करता है। घर्षण वाहन को चलाने में रोकने में हमारी मदद करता है। यदि हम ब्रेक लगाएं और कार ना रुके तो एक्सीडेंट होने की संभावना रही। घर्षण बल के कारण ही वाहन रुकते हैं। घर्षण के कारण ही हम माचिस की तीली से हम आग निकाल सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। भोजन को अपने चबा सकते हैं। लकड़ी में कील और पेंच घर्षण के कारण ही ठहर जाते हैं। रस्सी बनाने में, उसमें गांठ लगाने में भी घर्षण हमारी सहायता करता है। हानियाँ देख लें इसकी हम। घर्षण के कारण जो मशीन होते हैं उनके कलपुर्जे घिस जाते हैं और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। मशीनों में अत्यधिक टूट फूट हो जाती है और वस्तु की जो गतिमान वस्तु है उसकी काफ़ी ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। मशीन की दक्षता भी कम हो जाती है और यदि मशीन आवेशित हो जाए तो उससे घर्षण की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो हम अपने शूज़ वगैरह पहनते हैं, स्लीपर वगैरह पहनते हैं तो उनमें कि वो भी घिस जाते हैं। हमारे कपड़े जो हैं वो भी घर्षण कारण फट जाते हैं। तो ये कुछ हानियाँ हो जाती हैं। अब हम कुछ मेथड्स देखें जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम पॉलिश करके, यदि कोई खुरदरा तल है, रफ सरफेस है, तो उस पर यदि हम पॉलिश कर दें तो वो क्या हो जाएगा, जो खुरदरे हिस्से में पॉलिश भर जाएगी और इससे वो स्मूथ सरफेस हो जाएगा। इस प्रकार उसका फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। दूसरा हम देखें बाय लुब्रिकेंट्स। आपने देखा होगा कि हल्की जो मशीनें होती हैं उनमें हम कुछ ऐसे लिक्विड्स वगैरह तेल डाल देते हैं उसमें, जिससे ग्रीस वगैरह जिसे अपन कहते हैं ग्रीस लगा देना। इससे क्या होता है, जो मशीनरी होती है उनको चलने में
आसान होती हैं, उनका फ्रिक्शन कम हो जाता है। बॉल बेयरिंग के द्वारा आपने देखा होगा कि साइकिल का जो व्हील होता है उसमें इस प्रकार बीचों बीच जो उसकी एक्सेस होती है, धुरी होती है और शाफ्ट होते हैं, उनमें ऐसे छोटे छोटे धातु के गोले डले रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं बॉल बेयरिंग कहते हैं, छर्रे कहते हैं हम जिनको। तो इस प्रकार करने से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है। और हम जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जब पहिया घूमेगा तो बॉल बेयरिंग घूम लेगा। इस प्रकार जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हमने कन्वर्ट किया है रोलिंग फ्रिक्शन में, लोटनी घर्षण में, और हम जानते हैं कि लोटनी घर्षण का मान स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। एक होता है बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप, हम इस प्रकार की आकृति बनाएं कि जिससे वायु या द्रव का सामने से यदि कोई वाहन जा रहा है तो वायु या द्रव के कारण जो प्रतिरोध का सामना करना पड़े वो कम से कम हो। तो इसी आकृति को हम धारेची आकृति कहते हैं। जैसे प्लेन की आकृति, कार की आकृति, कार का आगे का हिस्सा इस प्रकार बनाते हैं कि वो सामने से जो एयर आए, वायु आए, वो उसको क्रॉस करके आराम से निकल जाए। प्लेन की जो आकृति होती है, जहाज के जो पानी का जहाज होता है उसकी जो आगे की नोक बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि वायु का जो प्रतिरोध है वो कम से कम हो। इसे हम स्ट्रीमलाइनिंग शेप्स कहते हैं। वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, यदि हमें घर्षण को बढ़ाना है, कभी कभी ऐसा होता है हमें घर्षण बढ़ाने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा चिकना फर्श है तो हमें चलने में कठिनाई होती है, तो क्योंकि वहाँ पर घर्षण बहुत कम हो जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति में हम घर्षण बनाने के लिए कुछ काम कर लेते हैं। जैसे चिकने फर्श पर तल पर हम रेत या सूखी मिट्टी डाल दें। दूसरा, वाहनों के जो टायर होते हैं वो आपने देखे हैं, उसमें खांचे बने हुए होते हैं, और इससे बनाने से क्या होता है कि वो घर्षण को थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे वाहनों के टायर्स में जो खांचे घिस जाते हैं तो वो गाड़ी जो होती है वो फिसलने के लिए संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी। जो अपने शूज़ होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, उनका तला भी होता है वो भी रफ बनाया जाता है, खुरदरा बनाया जाता है। जो मशीनों के बेल्ट होते हैं उस पर भी थोड़ा चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ डाल देते हैं जिससे घर्षण थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आज हमने घर्षण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। हमने पढ़ा घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार क्या हैं और घर्षण के नियम क्या हैं। इसके साथ साथ ही हमने घर्षण कोण, विराम कोण, घर्षण से लाभ, हानि, घर्षण को बढ़ाने के उपाय, घर्षण को घटाने के उपाय, इन सभी का अध्ययन किया है। आशा है आपको ये घर्षण संबंधी जो वीडियो है वो अवश्य पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर अगला टॉपिक लेके मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।